Dear student, today we will discuss about chapter 4 in civics and this is understanding law. In this chapter we are going to read about that every person of the country is equal before the law. चाहे वो कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कितना भी पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली वेल्दी पर्सन हो, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. एंड सम आर फेमिलियर्स लॉ and you know about them, that age of marriage, age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. Now know that parliament, you all know that the parliament is in charge of making law. Do these law apply to everyone? How do new laws come into being, and could there be laws that were unpopular or controversial? वॉट शुड वी एज ए सिटीज़न डू अंडर सच सर्कमटेंसेज. कुछ ऐसी सर्कमटेंसेज होते हैं कि एज ए सिटीज़न हमें उनमें क्या करना चाहिए. सो अबाउट दिस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट, डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या हर इंसान इक्वल है? सारे लॉज सब लॉ के सामने हर इंसान इक्वल है? अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और आंसर दिया गया है जिसको पहले हम रीड आउट करेंगे. गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो अपने सन की हेल्प करते हैं उसको हाइड करने में, बिकॉज उनके ही सन हैज़ बीन गिवन अ 10-year जेल सेंटेंस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड. एक क्राइम उनके बेटे ने किया है और उसको 10 years की जेल की सज़ा, पनिशमेंट मिला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट? जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने बेटे को हाइड करने का जो काम किया, क्या ये करेक्ट था? क्या उनके बेटा उनके फादर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है, इसलिए उनका बेटे को कोई किसी तरह का पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? तो जो ये केस है अबाउ जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये क्लियर करता है लॉ ऑफ वायलेशन को. आप यू हैव रीड इन चैप्टर फर्स्ट, member of all constitution assembly were agreed that should be no arbitrary exercise of power in independent India. independent India के अंदर किसी भी तरह से कोई भी अपना मनमाने तरीके से किसी को हैरेस नहीं कर सकता. they therefore institute several provision in constitution. और उन्होंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस रखे जिनमें इन लॉ ऑफ रूल्स को एस्टेब्लिश किया गया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी इसमें, ये कि हर पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया का लॉ के सामने इक्वल है. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर. किसी को भी उनके रिलीजन, कास्ट और जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. वॉट द रोल ऑफ लॉ मीन्स that all laws apply equally to all the citizens of the country and no one can be above the law. इन लॉज से अबाउ कुछ भी नहीं है कंट्री के. एवरी सिटीज़न, पूरा हर सिटीजन इक्वल है कंट्री के अंदर. ना ही तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर, नॉर अ वेल्दी पर्सन और नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज़ अबाउ द लॉ. वो भी लॉ से ऊपर नहीं है. एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट as well as the process through which the guilt of the person that has to be established. But was it always this like this? कोई भी क्राइम या वायलेशन लॉ का, उसके लिए एक पनिशमेंट सेट की गई है और एक प्रोसेस होती है. अगर कोई गिल्टी होता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है. बट क्या हमेशा ऐसा होता है? सबके साथ ऐसा होता है? एंशिएंट टाइम में बहुत सारे ऐसे इन्यूमरेबल चीज़ें थी और बहुत सारे लोकल लॉ थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर, डिफरेंट किंगडम्स के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर. लोग अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय करते थे और अपने तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाते थे. उनके अपने लॉज थे. इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव्ड फॉर द सेम क्राइम एंड वेराइड डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड, विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड. अगर किसी भी केस में पनिश किया जाता था टू पर्सन्स को, दोनों को एक ही क्राइम के लिए, तो उनका जो पनिशमेंट था वो उनकी कास्ट बैकग्राउंड पे डिपेंड करता था. जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको मोर हार्शली पनिश किया जाता था. दिस स्लोली बिगेन टू चेंज. और जब जैसे जैसे कॉलोनियल पीरियड आया ये सारी चीज़ें चेंज होती चली गई. दिस इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा बिलीव है कि जो ब्रिटिश कॉलोनलिस्ट थे उन्होंने ही इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया. हिस्ट्रियन हैव डिस्प्यूटेड दिस कॉमन
claim on several grounds, two of which include first that colonial law was arbitrary and second that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. हिस्ट्रियंस ने का मानना है अलग अलग इस चीज़ के लिए बहुत सारे बातें बताई हैं, उनमें से दो चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। पहली जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेटरी था, यानी कि मनमाने ढंग से अपने तरीके से वो लोगों से काम कराते थे, और जो सेकंड था उसमें इंडियन नेशनलिस्ट ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है डेवलपमेंट करने के लिए लीगल स्फीयर को ब्रिटिश इंडिया के अंदर। One example of the arbitrariness that continued to exist as part of British law in the Sedition Act of 1870. 1870 का जो सेडिशन एक्ट था वो एक आर्बिट्रेटरी सिस्टम ही था। इसमें क्या था, सेडिशन में अगर हम इसको ब्रॉडली समझें तो कोई एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। कोई भी पर्सन अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, इस रूल के अगेंस्ट जाके इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता था, किसी को भी अरेस्ट करके बिना किसी ट्रायल के पनिश कर दिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। इंडियन नेशनलिस्ट ने इस सेडिशन एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना और उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। इसके अलावा दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे। और उन रूल के सेट को इन लोगों ने चेंज करने के लिए बोला जो फोर्सफुली ब्रिटिशर्स हमसे ओबे कराते थे। इसमें जस्टिस के लॉ को भी इंक्लूड किया गया। 19th सेंचुरी के एंड तक इंडियन लीगल प्रोफेशंस ने एमर्ज करना और डिमांड करना अपने लिए रेस्पेक्ट की कॉलोनियल कोर्ट्स के अंदर स्टार्ट कर दिया था। दे बिगेन टू यूज़ लॉ ऑफ डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस, और इसके अलावा उन्होंने इंडियंस के लीगल राइट्स के लिए भी डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया था। इंडियन जज ऑल्सो बिगेन टू प्ले ग्रेटर रोल इन द मेकिंग डिसीजन, और इंडियन जजेस ने एक ग्रेट रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया था डिसीजन मेकिंग में। Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in evolution of the rules of law during the colonial period. और बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से इंडियंस ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया था। जो रूल्स ऑफ लॉ थे कॉलोनियल पीरियड के टाइम की, उनमें कैसे इवोल्यूशन किया जाए, यानी कि उनमें कैसे सुधार किया जाए। विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज द फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव बिगिन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन था, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने हमारी कंट्री के अंदर फाउंडेशन रखी बहुत सारे लॉज की। एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज रिवाइज एक्साइटिंग वंस। हर साल हमारे कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बहुत सारे न्यू रूल्स को बनाते हैं, पास करते हैं, और जो पुराने रूल्स होते हैं उनमें भी चेंजेस होते हैं। आपने क्लास 6 में आपने रीड आउट किया होगा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यू लॉ, सन, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इस लॉ के अकॉर्डिंग आज के टाइम में चाहे बेटा हो, बेटी हो या फिर मदर हो, हर इंसान को इक्वली जो फैमिली प्रॉपर्टी है वो इक्वली मिलेगी। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूल हैं जैसे कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाएँ, एम्प्लॉयमेंट लोगों को कैसे प्रोवाइड कराया जाए। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। कैसे लोग सोचते हैं और प्रपोज करते हैं कि एक नए लॉ की क्यों नीड है, क्यों एक नया लॉ नेसेसरी है। यू विल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। जब आप नेक्स्ट सेक्शन में आओगे देन यू विल रीड अबाउट दिस। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। कैसे न्यू लॉज के बारे में लोग सोचते हैं, कैसे न्यू लॉज सबके दिमाग में आते हैं कि नए लॉज की क्यों नीड होती है। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। लॉ को बनाने में, लॉ को मेक करने में पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट राइज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉज। ऐसे बहुत सारे वेज होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, और डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं सोसाइटी के, वो आवाज़ उठाते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर लॉ की नीड क्यों है। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू बी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। और पार्लियामेंट का जो रोल होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसको सेंसिटिव होना पड़ता है, लोगों की जो लोग किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो उसको लेके उनको सेंसिटिव होना पड़ता है। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड how the issue of domestic violence has been brought to attention of the parliament and the process adopted for this issue to become law.
चलिए एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे हम और समझेंगे कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा एक कैसे मुद्दा बन गई और ये इस पर पार्लियामेंट ने अपनी अटेंशन क्यों दी और इसके लिए नए कानून बनाने की क्यों नीड हुई, क्यों नए प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया। फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस रेफर टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against the wife। डोमेस्टिक वायलेंस का मीन्स होता है कि किसी भी तरह की का नुकसान पहुंचाना, बुरी तरह किसी को ट्रीट करना, ये किसी भी अडल्ट मेल के द्वारा या फिर हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को। इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग बाय द वीमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर। और ये इंजरी सिर्फ फिजिकली उसको बीट करना नहीं बल्कि उसको इमोशनली भी, अगर कोई इंसान उसको इमोशनली भी ब्लैकमेल कर रहा है या परेशान कर रहा है तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है। अब्यूज़ ऑफ वीमेन कैन ऑल्सो include verbal, sexual, economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। इसमें क्या था, डोमेस्टिक वायलेंस को इंक्लूड किया गया कि कोई भी विमेन जो उसी घर में रहते हुए उन्हीं जनों के साथ हर घर को शेयर करती है और मेल मेंबर उसको किसी भी तरीके से वायलेंस करते हैं तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में आता है। फर्स्ट नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी। साजिया, डिड यू रीड टुडे न्यूज़पेपर? साजिया, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा है? इट इज़ अ ग्रेट डे फॉर वीमेन। आज वीमेन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। नॉट जस्ट वीमेन, केवल वीमेंस के लिए नहीं, वायलेंस फ्री होम्स विल बी बेनिफिट एवरीवन। और अगर वायलेंस फ्री होम होंगे तो हर किसी के लिए बेनिफिशियल होंगे। कुसुम, इट इज़ टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास। कुसुम, काफ़ी टाइम लिया है इस लॉ ने पास होने में। इनफैक्ट इट बिगिन विद एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ। लेकिन इस तरह के ज़रूरत तो इस तरह के लॉज की स्टार्टिंग में ही थी। कुसुम एंड साजिया ये दोनों ही एक विमेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। इनको याद है कि कैसे इन्होंने अपनी विमेंस को प्रोटेक्शन को लेके कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, और एक एक्ट पास हुआ है आज उस डोमेस्टिक वायलेंस वाले मैटर में। अप्रैल 1991 में एक डे था और ये दोनों अपने ऑफिस में थी। आई नीड एडवाइस, मुझे सलाह की ज़रूरत है। माई हस्बैंड बीट्स मी अप, मेरे हस्बैंड मेरे साथ मारपीट करते हैं। आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन सो फार, मैंने अभी किसी को नहीं बताया। मुझे बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील होता है। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, मैं और ज़्यादा इस चीज़ को अब बेयर नहीं कर सकती। आई हैव नाउ वेयर टू गो, और मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ। आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाई माई सन। तब दूसरी एक ओल्ड लेडी होती है, वो बोलती है कि मुझे मेरे बेटा और जो मेरे बेटे की वाइफ है वो दोनों ही बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, वो मुझे वर्बली अब्यूज़ करते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ भी बाकी नहीं है। दे मे इवन थ्रो मी आउट, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। आई डो नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस। मैं फर्स्ट वाली जो लेडी होती है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो बोलती है कि मुझे सिर्फ अपने जो मेरे ऊपर ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है मुझे सिर्फ इसको स्टॉप करना है। आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, और मैं नहीं चाहती कि मैं उस घर से बाहर जाऊं जहां मैं रह रही हूं। अनफॉर्चुनेटली द एक्साइटिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन। वास्तव में ये सब एक क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं और इसमें किसी तरह की ऑफेंस की गुंजाइश ही नहीं होती। थ्रू द 1990s द नीड फॉर अ न्यू लॉ वॉज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम्स। डिफरेंट फोरम में 1990 में एक नए लॉ को पास करने के लिए आवाज़ उठाई गई। वर हियर्ड टेस्टिमोनीज ऑफ सेवरल वुमेंस, और जहाँ पर बहुत सारी विमेंस की बातों को सुना गया। टेस्टिमोनीज हुई मतलब उनकी बातों को सुन के टेस्ट किया गया कि सचमुच इस तरह से वुमेंस को ट्रीट किया जा रहा है या नहीं। वी हैव सीन दैट वीमेंस वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन। हम देखते हैं कि वीमेंस को प्रोटेक्शन चाहती हैं, वो अपने लिए उनके साथ किसी तरह की कोई मारपीट ना हो। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफन टेम्प्रेरी रिलीफ, और वो एक घर में रहते हुए भी टेम्प्रेरी रिलीफ चाहती हैं इन चीज़ों से। वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, इस इशू को लेके हमें एक नए सिविल लॉ की नीड है। 1990 में लॉयर कलेक्टिव हुए, एक ग्रुप बनाया लॉयर्स ने, उसमें लॉ के स्टूडेंट्स भी थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे, और उन्होंने पूरे नेशन में
Constellation look the lead in drafting the domestic violation bill, और दिस ड्राफ्ट विल बी वॉज वाइडली सर्कुलेट, और ये ड्राफ्ट बिल जो था ये वाइडली सर्कुलेट हुआ. द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकली, इकोनॉमिक, सेक्सुअल और वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़. किसी को भी किसी भी तरीके से वायलेट करना डोमेस्टिक वायलेंस में आता है. द लॉ शुड कवर एनी वीमेन लिविंग विद इन अ शेयर्ड हाउस, शेयर डोमेस्टिक स्पेस. दे शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड. एक घर में रहते हुए इस लॉ में वीमेंस को अपने लिए एक प्रोटेक्शन चाहिए थी कि वो एक घर में रहते हुए अपने हस्बैंड से या किसी भी अडल्ट मेल से इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस को वो अब ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती. उन्हें अपने लिए प्रोटेक्शन की नीड है. व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, क्या कुछ मॉनेटरी रिलीफ भी मिल सकता है. मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर ये मीटिंग हेल्ड करते हैं. इन वीमेंस मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. जो वीमेंस मूवमेंट है उसमें इनका मानना है कि इन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक लॉ की नीड है. द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इन अ पार्लियामेंट सून, और गवर्नमेंट को जल्दी ही पार्लियामेंट में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002, बट ये जो बिल था ये 2002 में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन द बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग. बिल में ऐसा भी कुछ भी नहीं है जो हम लोगों ने सजेस्ट किया था. वी मस्ट ओपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और ये बिल जो अपनी प्रेजेंट फॉर्म में है. लेट अस हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन वन ऑनलाइन पिटिशन. हमें इसके लिए एक ऑनलाइन पिटिशन दाखिल करनी चाहिए, यानी कि एक याचिका कोर्ट के अंदर डालनी चाहिए. सेवरल वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेंस मेड सबमिशन टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. एस्टेम्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज्ड. वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड. इसमें जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी गई है, वी आर नॉट एग्री विद दैट डेफिनेशन. द लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन. लॉ के को ज़रूरत है टेम्पररी कस्टडी प्रोवाइड कराने की चिल्ड्रंस को. एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 2006 अक्टूबर, व्हाट इज़ द न्यू लॉ. नया लॉ क्या आया है. दिस लॉ इज़ अ फर्स्ट इन रिकग्नाइजिंग अ वीमेंस राइट टू अ वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. ये पहला ऐसा लॉ है जिसमें पहचान मिली है वीमेंस को उसके राइट्स की. एक वायलेंस फ्री होम में वो कैसे उसको रहने का अधिकार है, और इसके अलावा एक डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डेफिनेशन है. दिस इज़ अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वीमेंस. और ये एक सिविल लॉ था जिसका जो इसका एम था मिलियंस ऑफ वीमेंस को रिलीफ प्रोवाइड करना, इंक्लूडिंग उसमें वाइफ्स भी थी, मदर्स भी थी, डॉटर्स भी थी, सिस्टर भी थी. हर वो वीमेन जो किसी ना किसी वे में उसके घर के अंदर उसको वायलेट किया जाता था. सो ये वीमेंस मूवमेंट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे पीपल्स ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और तब जाके कोर्ट के अंदर ये लॉ पास हुआ और वीमेंस के को डोमेस्टिक वायलेंस की एक फ़िक्स डेफिनेशन आई, और उनको उन्हीं के घर में एक सेफ और प्रोटेक्टिव स्पेस देने के लिए ट्राई किया गया. ये जो एग्जाम्पल था जिसको हमने अभी देखा, द रोल ऑफ सिटीज़न इज़ क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट have into laws, from establishing the need for a new law to its being passed. At every stage of process the voice of the citizen is a crucial element. ये जो अभी हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी जिसमें पब्लिक हियरिंग्स हुई, मूवमेंट्स हुए, इस स्टोरी के बाद हमें ये चीज़ें समझ आती है कि जो सिटीज़न पार्लियामेंट का जो फ्रेमवर्क है, इसमें सिटीज़न्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और हेल्प करते हैं पार्लियामेंट की डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं ताकि वो पार्लियामेंट तक पहुँचे, लोगों की बातें उन तक पहुँचे और उसके लिए नए लॉज बने. क्यों एस्टेब्लिश किया जाता है, क्यों नीड होती है एक नए लॉ को एस्टेब्लिश करने की, क्यों पार्लियामेंट में उसको पास होने की ज़रूरत होती है. बिकॉज एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस द वॉइस ऑफ सिटीज़न इज़ क्रूशियल एलिमेंट. और हर स्टेज पर जो सिटीजन्स की जो वॉइस होती है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट के रूप में निकल के सामने आती है. दिस वॉइस कैन बी हियर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर,
editorials, radio broadcasts, local meetings, all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people. ये आवाज़ रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू और टेलीविज़न के थ्रू, लोकल मीटिंग्स में, ये सब हेल्प करती हैं पार्लियामेंट को इस तरह के लॉज को बनाने में, जो ताकि ट्रांसपेरेंट रहे सारी चीज़ें लोगों को लेकर और वो बहुत ज़्यादा एसेसेबल भी हों. नाउ we will discuss about the unpopular and controversial laws. Let us now look at the situation where the parliament passes law that turn out to be very unpopular. कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिनको पार्लियामेंट पास करती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाते हैं. समटाइम अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड इनहेंस लीगल, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. कभी कभी एक लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्लियामेंट जिसको पास करती है, जो लीगल होता है, लेकिन वो अनपॉपुलर हो जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज दे फील दैट इसके पीछे जो इंटेंशन है वो अनफेयर और हार्मफुल है. लोग ऐसा समझते हैं कि इसके पीछे की इंटेंशन अनफेयर और हार्मफुल है. हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ. और जैसे जैसे लोग इस लॉ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, होल्ड पीपल मीटिंग्स, लोग आपस में मीटिंग्स करते हैं, राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, टीवी में इसके लिए, न्यूज़ चैनल्स पे इसके लिए रिपोर्ट्स आती हैं. ये सारी चीज़ें इस लॉ को बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ में चेंज कर देती है. इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर्स, जैसे कि एक डेमोक्रेसी जिसमें हम रहते हैं, सिटीज़न कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट. यहाँ पर हमारे यहाँ हमें राइट मिला है वॉइस उठाने का. किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हम लोग बोल सकते हैं, हम फ्री हैं अपनी वॉइस को उठाने के लिए. हम अपनी किसी भी मुद्दे पर हम अपनी बात बोल सकते हैं. और ऐसे इस तरह के लॉज जब आते हैं, पार्लियामेंट जिनको पास करती है, तो उनको अगर हमें वो पसंद नहीं आते, पीपल्स को वो पसंद नहीं आते, तो वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं. जब एक बहुत सारे लोग मिलकर ये फील करते हैं कि जो लॉ पास हुआ है वो रॉन्ग है और प्रेशर होता है पार्लियामेंट का, तब पार्लियामेंट को उस लॉ को चेंज करना पड़ता है. एग्जाम्पल के लिए, वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल. एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे म्यूनसिपल लॉज के अंदर जो स्पेस म्यूनसिपल के अंदर आता है, उसकी लिमिट्स है, वहाँ पर हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं वो खड़े होकर अपने सामान को, अपने जो उनका मटेरियल होता है उसको सेल करते हैं, लेकिन ये इलीगल है. नो वन विल dispute the necessary for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement easily. इस तरह रोड के साइड्स में जो लोग अपनी छोटे छोटे स्टॉल लगाकर सामान बेचते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनवैलिड होता है और वो पेमेंट पे इजीली, फिर जो लोग पैदल वॉक करते हैं वो पेमेंट पर इजीली नहीं चल पाते क्योंकि वहाँ पर स्पेस ही नहीं होता. हाउएवर, वन ऑल्सो कैन नॉट डिने दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस चीपली एंड एफिशिएंटली टू द मिलियंस लिविंग इन अ लार्ज सिटी. एक बड़े शहर में जो मिलियंस लोग रहते हैं उन्हें ये लोग सस्ते दामों पर इफ़िशियंटली जो उनकी असेंशियल थिंग्स हैं जिनकी उन्हें नीड होती है, घूम घूम कर उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं. दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लिवलाइहुड. और इन चीज़ों को घूम कर वेंडर्स का, हॉकिंग का, गलियों में जाके इन चीज़ों को सेल करना, उनके लिवलाइहुड इसी पर डिपेंड करता है. हैंस इफ़ द लॉ फेवर वंस ग्रुप एंड disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. ये जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, इसमें कुछ लोगों की लिवलाइहुड से जुड़ी हुई है. एक तरफ तो ये फेवर करता है कुछ ग्रुप्स को, बट दूसरी तरफ ये उनके अगेंस्ट भी जाता है. इसीलिए इस तरह के लॉज कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और आपस में लोगों में इन कंट्रोवर्शियल लॉज को लेकर आपस में भी उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं. पीपल हु थिंक दैट द लॉज इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच टू द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू. और लोग जो सोचते हैं कि ये जो लॉ आया है ये अनफेयर है, इसके अगेंस्ट लोग कोर्ट में जाते हैं और इशू पर वहीं पर डिसाइड किया जाता है. द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और cancel laws if it find that they don't adhere to the constitution.
और अगर कोर्ट को कोर्ट को पावर मिली हुई है कि अगर उसको लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लॉ नहीं था, ये अपनी मर्ज़ी से कोई लॉ पास हुआ है और इस लॉ की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, तो वो इस लॉ को कैंसिल करने की का राइट रखती है हमारी कोर्ट्स। डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वीमेंस मूवमेंट इन क्लास सेवेंथ में आपने वीमेंस मूवमेंट की फ़ोटोज़ को देखा था, उसके बारे में उससे रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ी थी। द फोटोज़ देयर शोड द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट, कंपेन एंड शो सॉलिडेरिटी। उन फ़ोटोज़ में दिखाया गया था कि लोग अलग अलग तरीके से जो सिटीजन्स हैं वो कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को लेके कंपेन चलाते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट टू द अदर वेज इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट वॉर। और इसी तरह से लोग जब सड़कों पर निकल आते हैं और वो किसी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, तो इट मीन्स वो लोग उस चीज़ के ख़िलाफ़ है, वो उस लोग को पसंद नहीं कर रहे हैं। वी नीड टू रिमेंबर दैट आर रोल्स एज अ सिटीज़न डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव। हमें ये चीज़ रिमेंबर रखनी चाहिए, ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि एज ए सिटीज़न हमारा रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लिया और हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। रेदर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर एंड द मीडिया टू केयरफुली चार्ट वर्क that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required। इसके बावजूद हमें न्यूज़पेपर या फिर मीडिया से इंफॉर्मेशन टाइम पर लेनी चाहिए, हमें न्यूज़ सुननी चाहिए और केयरफुली उन चीज़ों को देखना चाहिए जो हमारे MPs ने जो वर्क किया है। हमें ये राइट है कि हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उनके एक्शंस को अगर हमें वहाँ पर उनके अगेंस्ट जाने की रिक्वायर्ड फील होती है। दस व्हाट वी शुड बेयर इन माइंड of the mind is that in the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly। और हमें ये भी राइट मिला हुआ है, हमारे माइंड में कोई चीज़ हमें लगती है कि वो हम बेयर नहीं कर सकते, हमारा माइंड बेयर करने के लिए रेडी नहीं होता, तो इन्वॉल्वमेंट होता है, हम लोगों में एंथुसियाज्म हो जाता है और वो पार्लियामेंट की हेल्प भी करते हैं परफॉर्म करने में इस तरह के फंक्शंस को, ताकि पार्लियामेंट उनको प्रॉपरली फंक्शनेट कर सके। पार्लियामेंट के फेवर के लिए भी लोग आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए भी लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं। सो आर 4th chapter is complete here। Hope you all have listened this video carefully to understand the chapter। Thank you।